हेलो जी। आज के चौथे वीडियो में बात कर लेते हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के बारे में। अभी हमने थोड़ी देर पहले आईएफएल सिक्योरिटीज कराई था। और अब जब हम फाइनेंशियल में नॉन लेंडिंग साइड कवर करने जा रहे हैं तो हम बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनी पढ़ेंगे भी, और कुछ तीन चार ब्रोकिंग कंपनी हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अब देखो, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की भी कहानी वही है। आप अपना प्लेटफॉर्म बना लेते हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा लोग ऑनबोर्ड कर पाओगे, जितने ज्यादा लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड मारेंगे, उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू ऊपर जाएगा, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा। आपको बस एक प्लेटफॉर्म बनाने का खर्चा उठाना होता है, उसके अलावा आपका कोई भी ज्यादा खर्चा होता नहीं है। ये शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के अलावा इसकी दो तीन सब्सिडरीज और हैं। मतलब कुल मिला के 10 सब्सिडरीज हैं, बट दो तीन सब्सिडरी और हैं जो थोड़ा अलग काम करती है। उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। अब इनका इसका इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। 6,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है, जो आईएफएल से भी छोटा है, आईएफएल से भी छोटा है। बट देखो, फिर वही बात, मार्केट कैप से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट कैप हम सिर्फ इसलिए समझते हैं कंपनी का साइज असेस करने के लिए कि भाई कितना छोटा कंपनी है, कितना इसको साइज का एडवांटेज मिलना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे कहानी वही है, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आएगा वो सबसे बढ़िया कंपनी है। अगर कोई कल को 25,000 करोड़ का कंपनी निकल आता है, या 24,000 करोड़ का, इससे 4 गुना बड़ा कंपनी निकल आता है, इससे ज्यादा ग्रोथ रेट वाला, तो वो ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और कल को इससे कोई छोटा कंपनी निकल आता है इससे ज्यादा ग्रोथ रेट वाला, तो वो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। हमें मार्केट में आपसे कुछ ज्यादा लेना देना होता नहीं है, बट फिर भी हम देखते इसलिए हैं कि जैसे हमें एक साइज का थोड़ा सा एक बॉल पार्क फिगर पता चल जाए कि भाई हाँ, इनको साइज का एडवांटेज होगा नहीं होगा। बट एंड ऑफ द डे कहानी फिर वहीं आके अड़ती है कि आपको ग्रोथ लेके आना है। ग्रोथ जिसका सबसे ज्यादा, वो कंपनी सबसे बढ़िया। अब आ जाते हैं इनके अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स, बिजनेस के सेगमेंट समझ लेते हैं। देखो, वही ब्रोकिंग का डिवीजन है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिवीजन है, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का डिवीजन है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का डिवीजन है, एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर ही बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और एक रिसर्च का डिवीजन है। तो वही वही सारे इनके भी वही डिवीजन है। इसके अलावा इनकी एक लेंडिंग साइड भी है। इनकी एक एनबीएफसी, एक एनबीएफसी कंपनी भी है, एक सब्सिडरी है जो लेंडिंग का काम करती है। तो मतलब वहां तो हालत खराब है। अगर मैं, चलो सबसे पहले उसी को निपटा लेते हैं। उनका पिछले क्वार्टर में करीबन 260 करोड़ रुपए के आसपास का ईवीएम था, और इस क्वार्टर में वो घट के रह गया 210 करोड़ के आसपास का ईवीएम। मतलब हालत खराब हो गई। अगर कोई भी एएमसी कंपनी में, सॉरी एएमसी कह रहा हूँ, एनबीएफसी कंपनी में ईवीएम घट रहा है, तो मतलब आपने काम खराब ही किया ना। और आपकी उसके ऊपर से एसेट क्वालिटी भी खराब होगी। एसेट क्वालिटी खराब होगी तो आपको प्रोविजंस बढ़ाने पड़े। तो इन शॉर्ट, आपकी एनबीएफसी कंपनी की तो प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त तरीके से हिट हो रखी है। वहां पर कुछ भी काम ढंग का हो नहीं रहा। अगर उसके ग्रॉस एनपीए नंबर की भी बात करूं, तो 8, 8.5, 9% के आसपास का उसका ग्रॉस एनपीए। मतलब हालत टाइट है, हालत टाइट है। कुछ कुछ अच्छा नहीं किया इन्होंने अपने एनबीएफसी वाले पार्ट में। अब आ जाते हैं, हम देख लेते हैं बाकी सारी चीजें कैसे कैसे रही। अगर मैं बात करूं, ये लोग एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और एल्गो ट्रेडिंग के लिए इन्होंने यू ट्रेड या यू ग्रो ट्रेड ऐसे करके कुछ कुछ एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रखा है। और इनके एल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म अलग से ही बना रखा है। मतलब सेपरेट सेपरेट एप्स बना रखी है। एक इनका नॉर्मल ब्रोकिंग हो गया, एक इनका एल्गो ट्रेडिंग वाला ब्रोकिंग डिवीजन हो गया। तो वो इसलिए कर रखा है कि भाई उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा सर्विसेज देते हैं, और उनसे थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। भाई उनसे एक तो क्या होता है, एल्गो ट्रेडिंग में आपके नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होंगे तो आप ज्यादा ब्रोकरेज कमाओगे, ज्यादा रेवेन्यू कमाओगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो एक तो उनके लिए सेगमेंट ही अलग खोल रखा है। उसके बाद उनको काफी एडिशनल सर्विसेज भी देनी पड़ती है। जैसे आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो, तो आपने सपोज अपना एक एक एल्गो बनाया, एक मेथोडोलॉजी बनाई कि भाई ये स्टॉक 50 डीएमए के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो भी करके आपने एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, उसको आपने इंप्लीमेंट किया। तो आपको अब उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना, पिछले सालों के डेटा पे। देखो, एल्गो ट्रेडिंग के चलो थोड़ी सी चर्चा एल्गो ट्रेडिंग के पे कर लेते हैं। हमने देखा था आईएफएल सिक्योरिटीज पे थोड़ा सा फोकस कर रहा था एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर। तो एल्गो ट्रेडिंग क्या भला है वो देख लेते हैं। देखो, पैसा तो इन्वेस्टिंग से बनेगा, ट्रेडिंग से मतलब ठीक है। तो उस वाले टॉपिक को साइड छोड़ते हैं, एल्गो ट्रेडिंग समझ लेते हैं क्या होता है। एल्गो ट्रेडिंग इज बेसिकली कि आप एक अपना पूरा का पूरा मैकेनिज्म बना रहे हो, पूरा का पूरा प्रोग्राम करके एक 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 सेट सेट पैटर्न बना रहे हो कि ऐसा 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 किसी भी स्टॉक में हो तो आप बाय कर दो, और ऐसा 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 किसी भी स्टॉक में हो तो सेल कर दो। कि आप उसमें सारी चीजें लगा दो कि भाई वो बोलिंजर बैंड के अपर वाले एंड पे चला जाए, उसमें स्क्वीज हो जाए, उसमें मूविंग एवरेज 200 डे के ऊपर चला जाए, 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, स्टोकेस्टिक कहीं पहुंच जाए, आरएसआई 80 के ऊपर पहुंच जाए। मतलब जितना भी आपको कहानी करनी है ना, वो कहानी करके आप एक सिस्टम क्रिएट कर लो। और उस सिस्टम को फिर आप कहते हो कि इसको अब मैं रन करने दूंगा, वो ऑटोमेटिकली रन करता है। आपको बैठ के सौदा नहीं मारना पड़ता, वो कंप्यूटराइज्ड होता है। तो वो सारे के सारे, आपने सपोज 10 स्टॉक की लिस्ट उसको दी, तो 10 स्टॉक में जब भी वो वाला पैटर्न हिट होगा तो उसके हिसाब से उसको जो भी करना होगा, बाय करना होगा तो बाय कर लेगा, सेल करना होगा तो सेल कर लेगा। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो ये होता है एल्गो ट्रेडिंग। अब एल्गो ट्रेडिंग में एडिशनल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक तो इनको
एक तो इनको एडिशनल सर्विसेज में ये प्रोवाइड करना पड़ता है, इनको बैक ट्रैकिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। बैक ट्रैकिंग का क्या मतलब है कि भाई आपने सिस्टम तो बना लिया, अब आप ये टेस्ट करना चाहते हो कि भैया मेरे को आज की डेट में ये पता चल जाए कि ये पहले, अगर मैं इसको आज 2024 चल रहा है, तो अगर मैं इसको अगर 2014 में बना था, तो 2014 से 2024 में मैं प्रॉफिटेबल होता या घाटा खाता, नुकसान करता। तो इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तो आप पिछले 10 साल के डेटा पे बैक ट्रैक करते हो, तो इनको ये बैक ट्रैकिंग के लिए सर्विसेज देनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं जो एल्गो ट्रेडिंग में काम आती हैं। तो उसके लिए इन्होंने अलग ही, इसीलिए अलग ही प्लेटफॉर्म बना दिया। अब आ जाते हैं हम ओवरऑल ओवरऑल सेगमेंट के ऊपर कि भाई ब्रोकिंग वाला डिवीजन इनका कर कैसे रहा है। देखो इसमें सबसे पहले चीज तो देखना होता है मार्केट शेयर कितना है। दूसरी चीज हमें देखना पड़ता है क्लाइंट एडिशन कितना है। तीसरी चीज हमें देखना पड़ता है एडीटीओ कितना है। एडीटीओ इज एवरेज डेली टर्नओवर कितना है। अगर मैं बात करूं, इनका पहले करेंसी वाला सेगमेंट भी हुआ करता, तो एफएनओ हुआ, डिलीवरी हुआ, कमोडिटी हुआ, उसके साथ एक करेंसी वाला सेगमेंट भी होता था कि भाई आप जैसे जैसे करेंसी करेंसी ट्रेडिंग भी चलता है, जैसे कमोडिटी ट्रेडिंग चलता है, इक्विटी ट्रेडिंग चलता है, ऐसे करेंसी ट्रेडिंग भी चलता है। तो कुछ कुछ रेगुलेशन चेंजेस की वजह से इनको करेंसी ट्रेडिंग हटाना पड़ा था, बंद करना पड़ा था। तो अगर वो करेंसी ट्रेडिंग वाला सेगमेंट हटा दें, तो इनका एडीटीओ बढ़िया लेवल पे बढ़ा है, कोई वहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। एडीटीओ इंक्रीज बाय 17% ऑन अ वाई वाई लेवल आफ्टर रिमूविंग दैट करेंसी वाला सेगमेंट। करेंसी वाला सेगमेंट इंक्लूड करते हैं तो वाई वाई लेवल पे हमें डीग्रोथ देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार तो कोई करेंसी वाला सेगमेंट था ही नहीं और वो पिछले साल हमें देखने को मिल रहा था। मतलब ठीक है, एडीटीओ में इनको कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। देखो कोई भी कंपनी अगर मार्केट शेयर लूज कर रहा है ना, तो काम खराब ही है। अब आप चाहे 50% ग्रोथ करके मार्केट शेयर लूज करो, चाहे 5% ग्रोथ करके मार्केट शेयर लूज करो, मार्केट शेयर लूजिंग इज अ बैड साइन फॉर अ कंपनी। अब देखो मैं बात करूं, बहुत बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जैसे एंजल वन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन दिस सेगमेंट। एंजल वन बढ़ रहा है करीबन 70-80% के आसपास है यहाँ पर। तो इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर उतनी ग्रोथ है नहीं, और इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये लोग मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। जो इनका पिछले साल अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग में, करीबन इनका 4% के आसपास का ओवरऑल मार्केट शेयर हुआ करता था, 3.5% या 4% के आसपास का मार्केट शेयर हुआ करता था। वो घट के रह गया सिर्फ 2%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे जरूर इन्होंने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज किया फ्रॉम 1.5% टू 2%, बट वाई वाई लेवल पे आपने कुछ कुछ ढंग का काम नहीं किया ना। मतलब एक पूरा साल निकल गया और आपने क्या किया, आपने अपना मार्केट शेयर 4% से 3%, 4% से 2% कर लिया, या 3% से 2% कर लिया। जो भी है, एंड ऑफ द डे आपने मार्केट शेयर लूज किया। तो अगर आप एक मार्केट शेयर लूजिंग कंपनी हो, तो आप चाहे 100% का भी ग्रोथ दिखा रहे हो ना, वो अच्छा ग्रोथ नहीं है। क्योंकि इसका मतलब ऐसा है कि आपसे कोई और बेहतर कंपनी पड़ी है जो आपसे बहुत ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है, तभी वो आपका भी मार्केट शेयर खींच के खा जा रही है, इन स्पाइट ऑफ यू ग्रोइंग एट 100%। तो ठीक है, हमें हमारा हमारा एम है, हमारा पैसा सबसे अच्छी कंपनी में जाना चाहिए। हमें मतलब नहीं है कि 100% वाली कंपनी में जा रहा है या 50% वाली कंपनी में जा रहा है। अगर हमने ये इंडस्ट्री चूज करी कि भाई हमें किसी ना किसी ब्रोकर में पैसा डालना है, तो मेरा पैसा सिर्फ उसी ब्रोकर के पास जाना चाहिए, उसी ब्रोकर की कंपनी में जाना चाहिए जिसका पेस ऑफ ग्रोथ हाईएस्ट हो। सबसे ज्यादा पेस ऑफ ग्रोथ जिसका होगा ना, मैं उसी में पैसा डालूंगा। मेरे को मतलब ही नहीं है कि आप 60% का ग्रोथ कर रहे हो या 70% का ग्रोथ कर रहे हो। अगर मेरे को ब्रोकिंग इंडस्ट्री में डालना है, तो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर होगा मेरा पैसा उसी के पास जाएगा। अब देखो एक चीज समझते हैं, अगर अगर कोई इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ 50% से ग्रो कर रहा है, और अगर आप किसी कंपनी का एब्सोल्यूट नंबर देख रहे हो कि वो 55% से ग्रो कर रही है, तो आप एक चीज बोलोगे कि भाई ये तो मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है। बट उसी इंडस्ट्री में एक ऐसा प्लेयर है जो 70% से ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे ज्यादा पेस पे मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, तो वो आपसे ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हुआ। तो हमें दो तीन चीजें देखनी होती है। जैसे मैं इतने इतने वीडियो हम बना चुके हैं, 150 से ज्यादा वीडियो हम बना चुके हैं, उस सब में यही कहते हैं कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा ग्रोथ रेट लेके आओ। बट अगर इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा ग्रोथ रेट लेके आ रहे हो और उसके बाद भी ऐसा कोई कंपनी है जो आपसे भी ज्यादा ग्रोथ रेट लेके आ रहा है, तो आपका पैसा उस कंपनी में नहीं जाना चाहिए जो कंपनी सिर्फ एवरेज से ज्यादा ग्रो कर रही है। आपका पैसा उस कंपनी में जाना चाहिए जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है। तो हाल फिलहाल तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के साथ दोनों ही चीजें नहीं है, ना तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, ना ये इंडस्ट्री एवरेज पे ग्रो कर पा रहा है, क्योंकि ये मार्केट शेयर लूज कर रहा है। अब आ जाते हैं इनका एनबीएफसी वाला। एनबीएफसी वाली की तो हमने कहानी कर ही ली थी। 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे इनका एयूएम घट गया। अब आ जाते हैं पूरे कंसोलिडेटेड लेवल पे, इंश्योरेंस का मिला लो, ब्रोकिंग का मिला लो, जितने भी तुमने फचर मार रखे हैं ना, एल्गो ट्रेडिंग का मिला लो, सबका मिला लो। अब सबका मिल मिला के क्या कहानी हो रही है वो देखते हैं। ओवरऑल रेवेन्यू वाज अप 49% ऑन अ वाई वाई लेवल। मेरे पास अभी आईआईएफएल का कहानी पड़ी है, एक बार उसको भी देख लेते हैं उसका कितना था।
देखो यही हमें पता चल गया। आईएफएल का था 57% के आसपास का ईयूएम, 57% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ। यहाँ पर आया है 49% का रेवेन्यू ग्रोथ। अब आप बोलोगे 49% एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है, बट जब इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा पेस पे ग्रो करने वाले प्लेयर पड़े हैं, आपसे मार्केट शेयर खींचने वाले, आपसे मार्केट शेयर छीनने वाले प्लेयर खड़े हैं, तो अब मैं आपके अंदर इन्वेस्ट करूंगा ही क्यों? तो यहाँ पर 49% का रेवेन्यू ग्रोथ आया और पार्ट ग्रोथ आया सिर्फ और सिर्फ 25% का। तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला जो आईएफएल सिक्योरिटीज को मिला था। अब ऑपरेटिंग लेवरेज की थोड़ी सी कहानी कर लेते हैं। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है कि जब आपका पार्ट बढ़ता है ज्यादा पेस पे एज कम्पेयर टू आपका रेवेन्यू, और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बिजनेस है, आपको कोई इंक्रीमेंटली खर्चा तो करना नहीं पड़ रहा कि भाई अब आपको सपोज 100 रुपए का एडिशनल ट्रेड करने के लिए कोई ये तो है नहीं कि आप एक एडिशनल सर्वर बिठाओगे। आपने तो सारे के सारे सर्वर बिठा रखे हैं, आपने अपना मोबाइल ऐप बना रखा है, आपने अपनी वेब एप्लीकेशन बना रखी है। आपको कोई भी एडिशनल खर्चा नहीं करना, आपको आपको सिर्फ कस्टमर ऑनबोर्डिंग करनी है। तो इसमें तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना चाहिए था। देखो अगर मैं बात करूँ एंजल वन को भी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा, बट उसके पीछे कारण है। वो दे दनादन स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो स्पेंडिंग कर रहे हैं, प्रोडक्टिव स्पेंडिंग कर रहे हैं। वो अपना आईपीएल में ऐड निकाल रहे हैं और ये टेलीविजन पे ऐड चला रहे हैं। वो और ज्यादा एग्रेसिवली अपने आप को मार्केट कर रहे हैं इस वजह से। और अभी उन्होंने रिसेंटली अपना सर्वर वगैरह भी अपग्रेड किया था। देखो सर्वर अपग्रेड कॉस्ट इज वन टाइम कॉस्ट, ये ऐसा नहीं है कि हर क्वार्टर आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। तो ठीक है, वो सारी कॉस्ट ली, इसकी वजह से उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, बट वो प्रोडक्टिव था। उन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए काम किया और उसके बाद वो ग्रोथ भी लेके आ रहे हैं। आपने ना ग्रोथ लेके आए ढंग से, उसके बाद आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला, तो मतलब आपकी तो कहानी बहुत ही खराब हो गई। और वो हुआ क्यों? क्योंकि एक तो जो एनबीएफसी है उसके थोड़ी से प्रोविजंस बढ़ गए, इसलिए थोड़ा सा वहां फटकी पड़ी इनको। दूसरी फटकी इनको पड़ी एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा खर्चा हो गया, इनका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस डबल्ड। और अभी मैंने इनका कॉन कॉल तो सुना नहीं है। अगर प्रोडक्टिव जगह पर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस डबल नहीं हुए हैं, मतलब कुछ ढंग की जगह आपने खर्चा नहीं किया, तो इस डबल एक्सपेंसेस का भी कोई सेंस बनेगा नहीं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आया। और कंपनी ने पीपीटी में भी कुछ ऐसा नहीं बताया कि भाई हम सर्वर अपग्रेड कर रहे हैं या कोई वन टाइम कॉस्ट है या आगे जाके सुधर जाएगी, ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया कंपनी ने। तो अभी तक तो जितना जितना हमें देखने को लगा है, हमें पता चला है, हमने अभी दो कंपनी करी, आईएफएल सिक्योरिटीज और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। आईएफएल का वीडियो आप जाके देख लेना, इससे जस्ट पहले अपलोड हुआ होगा, है ना? तो मतलब IFL Securities is much better investment opportunity than Share India at current point of time। अगर हम सिर्फ दो ही कंपनी देखें, शेयर इंडिया और आईएफएल, तो इसमें से आईएफएल का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है हमें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।